नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 पर। रात के 9 बज चुके हैं। वक्त निष्पक्ष न्यूज का हो चला है। मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। अविश्वास प्रस्ताव पर दूसरे दिन की बहस के दौरान आज राहुल गांधी ने मणिपुर के मुद्दे पर पीएम मोदी पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मणिपुर इसलिए नहीं गए क्योंकि उनके लिए मणिपुर भारत में नहीं है। राहुल ने यह भी कहा कि मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की गई, भारत माता की हत्या की गई। हालांकि बीजेपी की तरफ से अमित शाह और स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर पलटवार किया। स्मृति ईरानी ने कश्मीरी पंडितों के साथ अत्याचार और 1984 के सिख दंगों का जिक्र कर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया, तो शाह ने यह दावा किया कि पीएम मोदी 50 बार पूर्वोत्तर का दौरा कर चुके हैं। जेडीयू सांसद ललन सिंह ने भी मणिपुर पर पीएम मोदी की चुप्पी को लेकर तीखे सवाल दागे। इन्होंने मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है, सिर्फ मणिपुर की नहीं, हिंदुस्तान की हत्या की है। इनकी राजनीति ने मणिपुर को नहीं, हिंदुस्तान को मणिपुर में मारा है। हिंदुस्तान को कत्ल किया है, हिंदुस्तान का मर्डर किया है मणिपुर में। उस आवाज की हत्या आपने मणिपुर में की, इसका मतलब भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की। आपने मणिपुर के लोगों को मारकर भारत की हत्या की है। आप देश द्रोही हो, आप देशभक्त नहीं हो, आप देश प्रेमी नहीं हो, आप देशद्रोही हो। आपने देश की हत्या मणिपुर में की। मणिपुर जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर गृह मंत्री को अपना पक्ष न रखने दे। किस प्रकार की डेमोक्रेटिक व्यवस्था चाहते हैं माननीय? और क्या आप सोचते हो कि शोर शराबा कर आप मुझे चुप कर दोगे? आप चुप नहीं कर सकते हो। 130 करोड़ की जनता ने हमें चुनकर यहां भेजा है, हमें सुनना पड़ेगा। आप चुप नहीं कर सकते हो। मैं विपक्ष की इस बात से सहमत हूं कि वहां पर हिंसा का तांडव हुआ है, पर इस हिंसा के तांडव से कोई सहमत नहीं हो सकता। हम भी सहमत नहीं, उनसे ज्यादा दुख हमें है। परंतु ये परिस्थिति जन्य हिंसा के त्रस्त है, देखा नहीं जा रहा है। आपकी लपटे में उत्तर प्रदेश से बड़ा भूभाग किस तरह से छोड़ दिया। आगजनी, टेररिस्ट, नस्ली हिंसाएं, और आप हमारा हिसाब मांगते हो। इसीलिए आपके प्रधानमंत्री मणिपुर में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने देश की हत्या की है। मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है, भारत माता की हत्या की है मणिपुर में। कुछ ही दिन पहले मैं मणिपुर गया, हमारे प्रधानमंत्री नहीं गए, आज तक नहीं गए, क्योंकि उनके लिए मणिपुर हिंदुस्तान नहीं है। मोदी जी को 9 साल हुए, 15 साल और 18 साल प्रधानमंत्री रहे हुए लोग हैं इस देश में जिन पर इनको नाज है और हम पर अविश्वास है, मगर वो कभी 50 बार नहीं गए। मोदी जी 9 साल में 50 से ज्यादा बार नॉर्थ ईस्ट गए। ये बताता है कि नॉर्थ ईस्ट इस देश का हिस्सा है, इसका कसब हमारे मन में। ये प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो आजादी के बाद देश में सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री कोई है तो नरेंद्र मोदी। मणिपुर में रिलीफ कैंप्स में गया, रिलीफ कैंप में आज जा रहा हूं मणिपुर, और मणिपुर के कैंप्स में मैंने महिलाओं से बात की, बच्चों से बात की, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने आज तक नहीं किया। मैंने मणिपुर शब्द प्रयोग किया, मगर आज की सच्चाई यह है कि मणिपुर नहीं बचा है। मणिपुर को आपने 2 भाग में कर दिया है, मणिपुर को आपने बांट दिया है। मणिपुर हमारे देश का अभिन्न अंग है, खंडित न था
ना है, ना कभी होगा। मैं आज गांधी खानदान से, कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहती हूं, क्या भारत केवल उत्तर भारत है? अगर दम है तो अपने पार्टनर को मुंह तोड़ जवाब दे, अगर हिंदुस्तान में आस्था रखते हैं। कांग्रेस के एक नेता ने, अध्यक्ष महोदय, कोर्ट में जाकर वक्तव्य दे दिया कि कश्मीर में रेफरेंडम की तलाशना चाहिए संभावना। हमारे राष्ट्र के संसदीय इतिहास में आज तक भारत मां की हत्या की बात करने वाले कभी भी बैठकर मेज नहीं थपथपाते। कांग्रेसियों ने बैठकर मां की हत्या के लिए मेज थपथपाई है। जब तक आप हिंसा को बंद नहीं करोगे तब तक आप मेरी मां की हत्या कर रहे हो। हिंदुस्तान की सेना मणिपुर में एक दिन में शांति ला सकती है। हिंदुस्तान की सेना का प्रयोग नहीं कर रहे हो क्योंकि आप हिंदुस्तान को मणिपुर में मारना चाहते हो। रावण दो लोगों की सुनता था, मेघनाथ और कुंभकर्ण। वैसे ही नरेंद्र मोदी दो लोगों की सुनते हैं, अमित शाह और अडानी। लंका को हनुमान ने नहीं जलाया था, लंका को रावण के अहंकार ने जलाया था। राम ने रावण को नहीं मारा था, रावण के अहंकार ने रावण को मारा था। आप पूरे देश में केरोसिन फेंक रहे हो, पूरे देश में आप केरोसिन फेंक रहे हो। आपने मणिपुर में केरोसिन फेंकी और फिर चिंगारी लगा दी। अब आप हरियाणा में कर रहे हो, पूरे देश को आप जलाने में लगे हो। आप पूरे देश में भारत माता की हत्या कर रहे हो। You are not India. For India is not corrupt. India believes in merit and not dynasty. Dynasty quit India. Merit now finds place in India. सबसे पहले आपकी पीठ पर, आपके आसन पर जिस प्रकार का आक्रामक बर्ताव आज देखा गया, उसका मैं खंडन करती हूं। पहली बार राष्ट्र के इतिहास में भारत मां की हत्या की बात की और कांग्रेस पार्टी यहां पर तालियां बजाती रही। जो भारत की हत्या की बात पर कांग्रेस पार्टी ने ताली पीटी आज इस सदन में, इस बात का संकेत पूरे देश को दिया कि मन में गद्दारी किसकी है। मणिपुर खंडित नहीं है, विभाजित नहीं है, मेरे देश का अंग है। मैं इनसे पूछती हूं, इन्हीं के अलायंस के एक सदस्य बैठे हैं जिन्होंने तमिलनाडु में कहा कि भारत का मतलब मात्र उत्तर भारत। अगर हिम्मत हो राहुल गांधी में तो आकर भारत के ऊपर इस प्रकार का कटाक्ष करने वाले डीएमके के अपने साथी का खंडन करके बताएं। एक महिला मुझे कहती है, मैंने उनसे पूछा, बहन क्या हुआ आपके साथ? बहुत सारी महिलाओं से बात किया, मगर मैं आपको दो उदाहरण देना चाहता हूं। एक महिला मुझे कहती है, मैंने कहा क्या हुआ तुम्हारे साथ? कहती है, मेरा छोटा सा बेटा, का सम्मान करें प्लीज, ये देखो, ये सम्मान। एक ही बच्चा था मेरा, कोई शर्म कर लो गल, एक ही बच्चा था मेरा, मेरे सामने, मेरे आंखों के सामने उसको गोली मारी है। मैं पूरी रात, आप सोचिए, आप अपने बेटे के बारे में, बेटों के बारे में सोचिए। मैं पूरी रात उसकी लाश के साथ लेटी रही, मैं पूरी रात उसकी लाश के साथ लेटी रही। और फिर मुझे डर लगा, मैंने अपना घर छोड़ दिया, जो भी मेरे पास था वो मैंने छोड़ दिया।
मैंने उनसे पूछा कुछ तो लाई होगी, कहती है नहीं, सिर्फ मेरे जो कपड़े हैं ये मेरे पास हैं। और फिर इधर उधर ढूंढती है और एक फोटो निकालती है और मुझे कहती है यही मेरे पास अब बची है। एक और उदाहरण, दूसरे कैंप में मैं एक महिला मेरे सामने आती है, मैं उससे पूछता हूं तुम्हारे साथ क्या हुआ, क्या हुआ तुम्हारे साथ? और जैसे ही मैंने ये सवाल पूछा, जैसे ही मैंने ये सवाल पूछा, आप महिला का दर्द नहीं सुन सकते? जैसे ही मैंने उससे ये सवाल पूछा, वैसे ही 1 सेकंड में वो कांपने लगी। उसने अपने दिमाग में वो दृश्य देखा और वो बेहोश हो गई, मेरे सामने कांपती हुई बेहोश हो गई। ये आज अपने आप को इंसाफ के पुजारी बताते हैं, लेकिन मुझे बताइए गिरजा टिक्कू सरला भट्ट को कब इंसाफ मिलेगा? उनकी आवाज भारत की आवाज नहीं है, उनकी आवाज को आपने कभी नहीं सुना। मैं आज कहती हूं, इन्होंने कहा अश्रु बहाए, भ्रमण किया 84 के दौरान में, मुझ जैसे कई लोग देश की राजधानी में थे और किसी का वक्तव्य ना सुने। अध्यक्ष जी, एक पत्रकार है प्रणय गुप्ता, उन्होंने लिखा कि सिख बच्चों को कैस्ट्रेट करके उनके अंगों को उनकी मां के मुंह में ठूसा गया। सुल्तानपुरी में एक महिला ने एफिडेविट दी है, मेरे हस्बैंड को मार दिया, बेटी को शादी से 1 रात पहले उठाकर ले गए और उसका बलात्कार। और आज भारत की बात करते हैं, कहते हैं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक 130 दिन चल रहे थे। मैं जोड़ों के दर्द पर भाषण नहीं दूंगी अध्यक्ष महोदय, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि जिन वादियों को हिंदुस्तान ने खून से सना देखा है, जिन वादियों में गोलियों की आवाजें हर दिन सुनाई देती थी, आज आपको डरने की जरूरत नहीं है। डरो मत, डरो मत, डरो मत। आज कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आज मैं अपना भाषण, मेन जो भाषण है वो अदानी जी पे नहीं बोलने जा रहा हूं, आप छोड़िए, क्योंकि मेरा भाषण आज दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है। रूमी ने कहा था जो शब्द दिल से आते हैं वो शब्द दिल में जाते हैं। तो आज मैं दिमाग से नहीं बोलना चाह रहा हूं, मैं दिल से बोलना चाह रहा हूं। हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। वार्ता करिए। अभी हम मतई समुदाय के साथ भी वार्ता कर रहे हैं, मैं स्वयं कर रहा हूं। कुकी समुदाय के साथ भी वार्ता कर रहे हैं, आज भी की थी, मैं स्वयं कर रहा हूं। मेरा अनुरोध है कि साथ में बैठकर, भारत सरकार के साथ बैठकर इस समस्या का समाधान निकाल दीजिए। अफवाहों से ज़्यादा अविश्वास का वातावरण हुआ है। भारत सरकार की जरा भी मंशा नहीं है कि वहाँ की डेमोग्राफी को चेंज कर दिया जाए। घुसपैठ को भी हम रोकेंगे। हमने राजद्वारी तरीके से म्यांमार के साथ भी बात की है और हर प्रयास हम करना चाहते हैं जो हम कर पाते हैं। और मैं आज आप लोगों पर इतना आक्रमण नहीं करूंगा। मतलब एक दो गोले जरूर मारूंगा, मगर इतना नहीं मारूंगा। तो आप रिलैक्स कर सकते हैं। 130 दिन के लिए मैं भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक गया, अकेला नहीं, बहुत सारे लोगों के साथ। इस सदन में एक ऐसे नेता है जिनको आज तक 13 बार राजनीति में लॉन्च किया गया है और 13 ही बार फेल गए।
उनका एक लॉन्चिंग मैंने देखा है, उनका एक लॉन्चिंग यहां सदन में हुआ था। एक गरीब मां कलावती या ऐसा कुछ नाम, कलावती, बुंदेलखंड की बहन कलावती, उसके घर वो नेता भोजन करने गए और यहीं पीछे बैठकर गरीबी का बड़ा दारुण वर्णन, द्रवित हो जाए ऐसा वर्णन करते। ठीक है भाई, अच्छा किया, आप इतने बड़े व्यक्ति होकर गरीब कलावती के घर पर भोजन पर गए, उसका भोजन कर लिया और इसकी वेदना को यहाँ वाचा दे दी। मगर बाद में इनकी सरकार 6 साल चली। मैं पूछना चाहता हूं वो कलावती का क्या करा? दोनों समुदाय के राहत शिविरों में गए थे, दोनों समुदाय के लोगों का विश्वास राज्य की सरकार के प्रति समाप्त हो गया। दोनों समुदाय के लोग आज राज्य सरकार को पूरे मणिपुर की घटना के लिए दोष दे रहे हैं। आप कह रहे हैं क्या मांग किया था विपक्ष ने? भाई आप कह रहे हैं कि गृह मंत्री जी बयान देने के लिए तैयार थे, रक्षा मंत्री जी बयान देने के लिए सब तैयार थे। ये सरकार किसकी है? सरकार किसकी? सरकार है इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। हम विपक्ष के लोग यही चाह रहे थे कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज 3 मई से आज तक लगातार मणिपुर जल रहा है और इस देश के प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोल रहे। वहां के जो 150 से ज्यादा लोग मर गए उनके प्रति संवेदना का भी एक शब्द नहीं बोल रहा। इतनी बड़ी घटना हो गई इस देश के किसी राज्य में, पूर्वोत्तर के राज्य में, आप एक शब्द नहीं बोल रहे। हम लोग की यही मांग थी कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए और मणिपुर के बारे में बताएं, मणिपुर के लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करें। उन्होंने कहा नहीं। भाई मौन व्रत तो धारण किया प्रधानमंत्री जी, जरूर किया, क्या नहीं? प्रधानमंत्री जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका यह कर्तव्य दायित्व तो नहीं बनता है कि अपने राज्य में, किसी राज्य में इतनी बड़ी घटना हो गई उसके बारे में हम एक शब्द बोले? क्या है? ये तो वही पुरानी कहावत है, रोम जल रहा था, नीरो बंसी बजा रहा था। और दिनकर जी की एक कविता है, हम आपको सभापति महोदय सुनाना चाहते हैं। क्या कहा कि मैं घनघोर निराशावादी हूं, तब तुम ही टटोलो हृदय देश का और कहो, लोगों के दिल में कहीं अश्रु क्या बाकी है? बोलो बोलो विस्मय में ये मत मौन रहो। ये है दिनकर जी की कविता। आप मौन धारण की, आपको इस देश की जनता ने देश चलाने की जिम्मेवारी दी है, लेकिन है, और इसलिए आज अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा। अरे भाई, मौन रखने वाले तो हार गए और वहां बैठ गए। हम तो बोलने वाले हैं, जवाब देने वाले हैं। हम मौन नहीं रखते, मौन आप रखते हैं। हमें कुछ नहीं छुपाना, हमारा कोई आदमी इसमें इन्वॉल्व नहीं है। मैं नाम बोलना नहीं चाहता, गृह मंत्रालय के रिकॉर्ड पर नेताओं के नाम है, सुनना है तो बता दूं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। विपक्ष का उद्देश्य है कोई भी हो, विपक्ष का अधिकार है अविश्वास का प्रस्ताव ले आते। और मैं तो कई बार मानता हूं कि अविश्वास प्रस्ताव से पार्टियों के और गठबंधनों के चरित्र उजागर हो। 1993 जुलाई में नरसिम्हा राव जी की कांग्रेस की सरकार थी, उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया। अब सरकार बचानी होती है, नरसिम्हा राव जी को बचानी थी। कांग्रेस का मूल सिद्धांत है येन केन प्रकारेण सत्ता में बने रहना, सत्ता में बने रहने का प्रयास करना। ना इसके लिए सिद्धांत होते हैं, ना नीतियां होती है, ना औचित्य होता है। मान्यवर नरसिम्हा राव जी की सरकार अविश्वास प्रस्ताव जीत गई और बाद में कई लोगों को जेल की सजा हुई, स्वयं नरसिम्हा राव जी को हुई, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा को घूस देकर अविश्वास प्रस्ताव पर विजय प्राप्त करी। आज कांग्रेस भी वहां बैठी है और झारखंड मुक्ति मोर्चा भी वहां बैठा है। मान्यवर 2008 में मनमोहन सिंह जी विश्वास प्रस्ताव लेकर आए। विश्वास प्रस्ताव के वक्त भी एक बार
यहाँ पर बरोबर देश में वातावरण हो गया था कि इनके पास बहुमत नहीं है, बहुमत था भी नहीं। और मान्यवर, इस सदन ने उस वक्त सबसे कलंकित घटना देखनी पड़ी। सांसदों को करोड़ों रुपये की घूस देनी पड़ी और हमारे ऑनेस्ट सांसद वो रुपया लेकर पीठ के सामने आए और कहा कि हमें संरक्षण चाहिए, हमें रुपया ऑफर किया गया और वो सरकार बचा ली। तो एक तो चरित्र है यूपीए का, सरकार के सामने अविश्वास का प्रस्ताव आए या कोई अविश्वास का प्रस्ताव न लाए, इसलिए विश्वास का प्रस्ताव वो स्वयं लाए। इसमें से बचने के लिए सारे सिद्धांत, सारा चरित्र, सारे लोकसभा के नियम कानून, हमारी परंपराएं, इसको त्याग कर येन केन प्रकारेण सत्ता को संभालना और सत्ता पर काबू दिलाना। ये अविश्वास प्रस्ताव गिरने वाला है, जनता फिर से मोदी जी को चुनने वाली है और अगले टर्म में ये 3 जिले भी निश्चित रूप से समाप्त होंगे। इस देश को उन्होंने वादा किया था 2 करोड़ बेरोजगारों को प्रति वर्ष रोजगार देंगे। 9 साल हो गया, 18 करोड़ का तो हिसाब दीजिए, 18 लाख का भी हिसाब नहीं दे रहे, 18 लाख का भी हिसाब नहीं दे रहे। काहे का? और बना दिया क्या? बना क्या दिया? हाँ, रोजगार दिया एक आदमी को रोजगार जरूर मिला, वो सबसे बेरोजगार था। हम नाम नहीं बोलेंगे किसको रोजगार दिया उन्होंने, ये खुद बताएं कि किसको रोजगार उन्होंने दिया, जो सबसे बड़ा बेरोजगार था। और उसको भारी रोजगार देके पूरा इस देश के नंबर 1 और दुनिया के नंबर 3 पर पहुंचा देने का काम किया। नाम बताइए आप ही, किसको इतना बेरोजगार था जिसको रोजगार दिया? इस देश के नौजवानों को तो रोजगार नहीं मिला। हम लोग चुनाव लड़ रहे थे 2014 में, जो बेंगलोर में, महाराष्ट्र में और अलग अलग शहरों में जो लड़के इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे, सब अपनी पढ़ाई छोड़ के गांव आ गए थे और सब अपने घर में बैठ गए थे और कह रहे थे अपने अभिभावकों को कि मम्मी पापा वोट दे दो मोदी जी को, हम लोगों को रोजगार मिल जाएगा। रोजगार तो मिल गया। क्या हुआ? आज वही लड़के 5,000 4,000 रुपए की नौकरी के लिए प्राइवेट कंपनियों में दर-दर भटक रहे हैं। 18 करोड़ लोगों के रोजगार का क्या हुआ? 18 करोड़ लोगों के रोजगार का हिसाब दीजिए। बना क्या दिया आपने? अभी रक्षा मंत्री जी नहीं है, रक्षा मंत्री जी नहीं है। रक्षा मंत्री जी को मालूम है इस देश में जो नियमित सेना में बहाली होती है, लाखों नौजवानों ने नियमित बहाली में दौड़ में पास किया, उनका मेडिकल हो गया, उनका नियुक्ति पत्र जारी होना था, उसको फाड़ के फेंक दिया गया और 4 साल के लिए अग्निवीर बना दिया गया। वाह रे वाह। आप जब अविश्वास प्रस्ताव लेकर आते हो तो सरकार के समग्र कामकाज पर क्वेश्चन मार्क करते हो, और क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, इसलिए मुझे सरकार के परफॉर्मेंस की चर्चा करनी पड़ेगी। मान्यवर, इस देश के करोड़ों गरीबों के नसीब में जब तक मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बने, धुएं से भरा हुआ घर था। मोदी जी ने 9.6 करोड़ 9 करोड़ 60 लाख गरीब महिलाओं के घर में गैस का सिलेंडर भेजा और उसकी झुंपड़ी को धुएं से मुक्त कराने का काम किया। मान्यवर, 11 करोड़ परिवार ऐसे थे, दुनिया में कोई विचार नहीं कर सकता। कई देशों की आबादी 11 करोड़ से आधी भी नहीं है, 5वें हिस्से की भी नहीं है, परंतु 11 करोड़ परिवार ऐसे थे जिनके पास मान्यवर शौचालय नहीं था। हर रोज वो घर की महिलाएं आहत होती थी। मान्यवर, इनका दर्द 55 सालों तक ये यूपीए कांग्रेस ने नहीं जाना। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने और 9 साल के अंदर 11 करोड़ 72 लाख परिवारों को शौचालय देने का काम। मान्यवर, देश के बहुत बड़े तबके में और विशेषकर गरीब के घर में, दलित के घर में, आदिवासी के घर में, पिछड़े के घर में, झोंपड़पट्टी में शुद्ध पीने का पानी नहीं, फ्लोराइड युक्त पानी पीते, भरी जुआनी में बूढ़े हो जाते, बाल सफेद हो जाते, हड्डियां टेढ़ी हो जाती थी।
मान्यवर मोदी जी ने हर घर नल के माध्यम से 12.65 लाख करोड़ मतलब 12 करोड़ 65 लाख घरों में जल से नल पहुंचाने का काम समाप्त। 2014 के चुनाव के बाद हमने देखा एक टीवी चैनल पर इंटरव्यू उनका, एक टीवी चैनल वाले ने पूछा देश के गृह मंत्री जी से कि माननीय गृह मंत्री जी, आपने इस देश में नौजवानों को 2 करोड़ लोगों को प्रति वर्ष रोजगार देने का वादा किया था, आपने हर गरीब के खाता में 10 से 15 लाख रुपए भेजने का वादा किया था, क्या हुआ? क्या कहा उन्होंने? उनका जवाब था कि चुनाव के टाइम में इस तरह के जुमले कहे जाते हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। मेरे इसमें है, कहिएगा दिखा देंगे इसमें है आपका गृह मंत्री जी का इंटरव्यू, आपके गृह मंत्री जी का इंटरव्यू है, दिखा देंगे, आपके गृह मंत्री जी का इंटरव्यू दिखा देंगे। जुमला कहेंगे। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व, अरे छोड़िए, ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर है। ये सभापति महोदय, ये सब धंधा नहीं चलेगा। बीच में कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर के नाम पर खड़ा होके और अनर्गल बात करेंगे, ये नहीं चलेगा। ये सब जुमलेबाज हैं। ये क्या बोलेंगे? जुमला कहते हैं। इनके 1 नंबर के मंत्री ने इस देश में कहा कि जो चुनाव में हम वादा करते हैं वो जुमला होता है। यह कह रहे हैं महंगाई। आज देश में सबसे बड़ी समस्या क्या है? महंगाई। आप उज्ज्वला योजना की चर्चा अब आप नहीं करते हैं, क्योंकि उज्ज्वला योजना में जितना सिलेंडर आपने बांटा, 5% घरों में भी आज वो सिलेंडर नहीं जल रहा है। क्यों? 1400 रुपए 1300 रुपए सिलेंडर का दाम हो गया। अब आप उसका नहीं, पहले बहुत पीठ थपथपाते थे, अपना हर भाषण में कहते थे उज्ज्वला योजना। अब शांति में कायम हो गया। आप बात कर रहे हैं भ्रष्टाचार की। आजकल आप देश भर में घूम घूम के भ्रष्टाचार की चर्चा कर रहे हैं। महाराष्ट्र में क्या हुआ? अरे 70,000 करोड़ प्रधानमंत्री का भाषण सुने। नीतीश जी ने कहा 1 रुपया नहीं लेंगे, हम अपनी ताकत पर करेंगे, और ये काम उन्होंने किया। शर्म ही नहीं आता है। ये भी गए थे लखीसराय में, यही बताया होंगे कि मेडिकल कॉलेज बनवा दिया, इंजीनियरिंग कॉलेज बनवा दिया, हर घर नल का जल बनवा दिया। ललन जी फीडबैक देते हैं। इस देश के गृह मंत्री जी इसी तरह के बयान करने के आदी हैं। जम्मू एंड कश्मीर में पीडीपी कौन था? क्यों समझौता किए थे? आपका नेचुरल एलाई था क्या? आपका स्वाभाविक गठबंधन था जी। बात बना रहे हैं और यहाँ भाषण देते हैं सब जम्मू एंड कश्मीर का। मुफ्ती महबूबा मुफ्ती से गठबंधन किया कि नहीं किया? क्यों किया? आप लालू जी हमारे साथ रहे। धन्यवाद। हम लोग एक पार्टी में रहे हैं। इस पार्टी का निर्माण हम लोगों ने किया था जी। रहेंगे। आपका खाता बहुत धन्यवाद जी। इसी के साथ श्री रामगोपाल यादव बस कंक्लूड कर रहे हैं। इसी के साथ सभापति महोदय, मैं अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और इनकी 2024 में विदाई का ऐलान। जब हमने बैंक का अकाउंट खोलने की जनधन योजना लेकर आए, तब मजाक उड़ाया जाता था। हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने हमारा कड़ा मजाक उड़ाया कि अकाउंट तो खोल दिया, अंदर क्या डालेगा, जरा बॉनी तो कराओ। नीतीश बाबू, आज मेरी बात सुन लीजिए। हमने 49 करोड़ 65 लाख बैंक अकाउंट खोले, जिसमें 2 लाख करोड़ गरीबों के जमा है, और राज्य सरकार और केंद्र सरकार की 300 से ज्यादा योजनाओं का पैसा डीबीटी के माध्यम से जन धन अकाउंट में ट्रांसफर होता है। मगर साहब,
ये जन धन योजना का क्यों विरोध कर रहे थे, समझने जैसी बात। एक बार इस देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कहा था, जो यूपीए से ही थे, उन्होंने कहा था कि मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं, 15 पैसे पहुंचते हैं। वो तो ठीक है, स्वीकृति की सच्चे आदमी थे, नए नए राजनीति में आए थे, बोल गए। मगर मैं अब आगे पूछना चाहता हूं, क्योंकि बाकी लोग तो यहीं बैठे हैं। नॉर्थ ईस्ट में एयरपोर्ट पहुंच गया, दूरी कम हो गई। कई विकास के पंडित कहते हैं 8 राज्यों में रेल पहुंच गई, दूरी कम हो गई। कई विकास के पंडित कहते हैं इतने 1000 किलोमीटर रोड बन गया, दूरी कम हुई। अरे भाई, दूरी रोड, रेलवे और विमान से कम नहीं होती है, दूरी दिल से कम होती है। मोदी जी ने दिल से दूरी